नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों अभी 10 जुलाई से हम अमीन का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दिसंबर में अमीन का एग्जाम होना तय है। वैपम कैलेंडर में आपने डेट वगैरह भी देख लिया होगा, इससे पहले क्लास में मैंने आपको सब कुछ बताया था। इसके साथ साथ अमीन का सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है, हमारा जो कोर्स आने वाले उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और ये भी कहा था कि हम पहले आपको डेमो भी देंगे। तो आज का जो क्लास है वो डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अमीन में कंप्यूटर का भी एक सिलेबस है, तो आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को अमीन के कोर्स के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अमीन पटवारी का कंप्लीट पैकेज हम 10 जुलाई से लेकर आने वाले हैं, जहां पर आपको इसका सारा सिलेबस मात्र 1499 रुपये में 50% डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है, जो डिस्काउंट रहेगा 10 जुलाई से उपलब्ध। ठीक है, लिमिटेड लोगों के लिए है, मतलब 100 लोगों के लिए ये ऑफर रहेगा। जो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उनको इस ऑफर का लाभ मिलेगा। तो अभी ये कोर्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ध्यान देंगे। ये जो कोर्स है वो कहाँ पर आएगा, अजय साहू ऑल इन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में देखना चाहते हैं, जिनके पास आईफोन वगैरह है, वो web.ajaysahuonlineclasses.com यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कोर्स आपको नहीं दिखेगा, ध्यान देंगे 10 जुलाई से ये कोर्स आपको दिखेगा। इससे पहले मैंने कहा था कि यूट्यूब में डेमो वगैरह भी आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो आज का जो क्लास है वो आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करेंगे आज का क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का पहला ये क्लास है, कंप्यूटर का परिचय हम देखेंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का पीढ़ियाँ, इसका वर्गीकरण, इसके अनुप्रयोग उपयोग इत्यादि सब कुछ हम देखेंगे। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि अमीन के द्वारा पूछा गया है, पिछले जो अमीन एग्जाम हुए हैं उसके अलावा हॉस्टल वार्डन एग्जाम, व्यापा में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, सब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर का परिचय आप जानिए। देखिए, कंप्यूटर जो शब्द हम कहते हैं ना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से भाषा के, याद रखेंगे, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, गणना करना। तो हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इस प्रकार की मशीन है जिसके हेल्प से हम गणना करते हैं, इसीलिए इसको संगणक भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, कंप्यूट वर्ड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इनपुट ग्रहण करता है और उस इनपुट को, जो भी डाटा हम देंगे इनपुट में, उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। इसको आप समझिएगा, है ना, तब आप कंप्यूटर के बेसिक प्रिंसिपल को समझ पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर में देखेंगे क्या कह रहा है ये। पहले तो आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को सामान्यतः कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा। कंप्यूटर के कुछ चीज़ें जो आपको बाहर में दिखती होंगी, जैसे कि आपको एक कीबोर्ड दिखता है, एक सीपीयू दिखता है, एक मॉनिटर दिखता है। तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि अगर हम छोटा सा एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कंप्यूटर में, 2 + 3 + 1, एक छोटा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमको इनपुट तो देना ही पड़ेगा। किससे हम इनपुट देंगे, कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देंगे। तो कंप्यूटर यूजर से क्या करता है, सबसे पहले तो इनपुट ग्रहण करता है, उसके बाद ये जो इनपुट का डेटा है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के क्या मतलब, जैसे हमसे कोई पूछेगा 2 + 3 क्या होता है, तो हम भी तो प्रोसेस करेंगे अपने दिमाग से ना। उसी तरीके से कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के बारे में तो आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या करेगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा, समझेगा, उसके बाद इसको समझ तो आ जाएगा कि कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, 3 और 2 5 और 1 6, ये कंप्यूटर समझ जाएगा। और समझा हुआ जो इसको आंसर है उसको आउटपुट जो है कंप्यूटर कहाँ पर करेगा, अपने मॉनिटर में। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, यूज़र द्वारा इनपुट को जो डेटा रहता है उसको प्रक्रिया मतलब प्रोसेस करता है और आउटपुट को
कहाँ पर दिखाएगा, वो अपने मॉनिटर पर दिखाएगा। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, अपने आप नहीं चलता। जैसे आज के हिसाब से कंपेयर मत करना, आज के हिसाब से तो आप देखेंगे तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिसमें ऑटोमेशन से हम कुछ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों में फोकस करें तो अभी तक हम क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में अगर काम करना है तो यूज़र के हेल्प से ही किया जाएगा, बिना इनपुट दिए कोई काम वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का मौलिक काम, द फंडामेंटल वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर तो कई वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से इन 4-5 चीज़ों को समझेंगे। जैसे सबसे पहला तो हो जाता है इनपुट लेना। कंप्यूटर में डेटा डालने की तथा निर्देश देने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही हम इनपुट लेना कहते हैं। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से या फिर माउस के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं ना, तो उसी को कंप्यूटर क्या करेगा, हम काम दे रहे हैं कंप्यूटर को तो वो इनपुट ले रहा है। उसके बाद आपका डेटा भंडारण, जब भी जरूरत हो तब डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध हो सके, इसके लिए डेटा तथा निर्देश संरक्षित किया जाता है। कंप्यूटर का अपना एक मेमोरी भी होता है, तो जो भी हम इनपुट पे डेटा देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर अपने मेमोरी से कैलकुलेशन करने के लिए जो भंडारित चीज़ें रहता है उसका हेल्प भी करता है, हेल्प भी लेता है। फिर आपका अगला है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को गणितीय तथा तार्किक गणना करके उपयोगी जानकारी में बदलना, इसको आप एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब होता क्या है, बेसिकली प्रोसेसिंग का मतलब होता है कोई भी डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना। अगर प्रोसेस करेगा ना तो कुछ भी नहीं करेगा, वो इनपुट के हिसाब से ही उसको उपयोगी जानकारी में बदलकर हमको आउटपुट प्रदान करेगा। तो उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया को ही प्रोसेसिंग कहा जाता है। फिर अगला आउटपुट, यूज़र को गणना परिणाम जैसा कि रिपोर्ट्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया आदि दिखाने की प्रक्रिया को आउटपुट कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं, आज की डेट में आप अपने मोबाइल को भी एक छोटा सा कंप्यूटर मान लीजिए, तो मोबाइल में जैसे आप मोबाइल में आप गाना प्ले कर रहे हैं तो आप क्या, आपको सुनाई देगा ना, तो वो ऑडियो भी क्या है, एक तरीके का आउटपुट है। अगर आप इमेज भी देखेंगे तो स्क्रीन में देखेंगे, वो भी एक तरीके से आउटपुट है। तो आप समझ लीजिएगा कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट को दिखाएगा, जो आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो आउटपुट है। ठीक है, फिर अगला है आपका कार्यवाहक नियंत्रण। इसका क्या मतलब है, फ्लो कंट्रोल। उपरोक्त कार्य बताते हुए तार्किक क्रम में ही संसाधित हो सका। इसका देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कहने का ये मतलब है कि कंप्यूटर जो भी काम करेगा उसको एक सीक्वेंस में करेगा, एक ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी अपने हिसाब से काम कर लेगा। उसको जिस हिसाब से आप इनपुट दोगे उसको उसी फ्लो में वो काम करेगा, सीक्वेंस में काम करेगा। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत आउटपुट करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि हम इनपुट देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस मतलब इसको उपयोगी चीज़ में बदलता है। अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो अपने मेमोरी से भी हेल्प लेगा। उसके बाद आउटपुट, ये जो भी इसका प्रोसेस किया हुआ भाग है उसको हम देख लेते हैं। ये है कंप्यूटर का कार्य प्रणाली। ठीक है, अब कई बार क्या है, कंप्यूटर से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत बार तो हम लोग यही सोचते हैं कि कंप्यूटर को फुल फॉर्म होता ही नहीं होगा, कंप्यूटर एक वर्ड है ना, लेकिन कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्या होता है। देखिए, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली और यू से यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। तो ये पूरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबको पता ही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा है कि कुछ रटने लायक भी नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस ध्यान कहाँ पर रखना है कि क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे गति, आप सबको पता है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य के द्वारा पूरे साल में जो कार्य होगा कंप्यूटर उसको सेकंडों में भी कर सकता है। ये सब पूछा जाएगा? ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को किससे नापा जाता है। तो ये
जिस गति से काम करता है, आपको तो पता है कि कितने अच्छी गति से काम करता है, उसको क्या पूछा जाएगा? बस ये पूछा जाएगा कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, किससे नापते हैं, कैसे मापते हैं, उस तरीके से चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज में मापा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसकी डेटा संसाधित करने की गति को माइक्रोसेकंड्स, नैनोसेकंड, पिको सेकंड इत्यादि में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। मतलब 10 लाख से भी अधिक डेटा जो हम इनपुट करेंगे उसको सेकंडों में क्या करेगा? प्रोसेस, मतलब उपयोगिता, जो हम उपयोगी चीज़ों के रूप में वो कन्वर्ट करके हमको दिखा देगा, ठीक है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS, अब इसको याद रखिएगा कि कंप्यूटर की गति में जो MIPS है, हो सकता है पूछा दिया जाए कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसमें मापा जाता है। अगला है आपका कंप्यूटर की विशेषताओं में शुद्धता। तो कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। जो भी आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं, डेटा डालते हैं, तो वो आउटपुट दिखाएगा, तो वो त्रुटि रहित मतलब एरर फ्री दिखाएगा। अगर गलतियां होगी तो हो सकता है कि आपने इनपुट गलत डाला होगा, है ना। तो जब तक कोई मानवीय गलती नहीं होता, कंप्यूटर में भी गलतियां देखने को नहीं मिलता। तो ये आप याद रखते हैं कि इसमें शुद्धता अच्छी खासी होती है। अगला है फिर आपका सक्षमता। कंप्यूटर एक थकान मुक्त और मेहनती मशीन है। जैसे हम लोग क्या है, दिन भर काम करेंगे, थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर तक मशीन है तो वो थकान मुक्त काम कर सकता है, मेहनती मशीन है। इसकी जो सक्षमता है वो अधिक होता है, बिना थके रुके वो काम कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण है नहीं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। अगला आपका बहु प्रतिभा। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है। आज के डेट में आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय मशीन है। यह गणना करने के अलावा बहुत सारे काम करने में सक्षम होता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आपके घर में, स्कूल में, कॉलेज में, अगर आप घड़ी भी पहन रहे हो, स्मार्ट वॉच ये जो है ना, तो ये भी छोटा सा कंप्यूटर है। मोबाइल भी छोटा सा कंप्यूटर है। तो आज की डेट में हर जगह हमको कंप्यूटर देखने को मिल रहा है। इसके द्वारा हम टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्ट, ग्राफिक, वीडियो, ईमेल आदि सभी जरूरतों को जरूरत की काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर में ऐसे बोल देता हूँ कि मोबाइल को आप एक कंप्यूटर की नज़र से देख सकते हैं, स्मार्ट वॉच को भी कंप्यूटर की नज़र से देखते हैं, लेकिन आपको ना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह देख रहे हैं, है ना, बाकी चीज़ों को हम अलग गैजेट की तरह ही देखेंगे। फिर आपका अगला है संग्रह क्षमता। तो कंप्यूटर में विशाल मेमोरी होती है। कंप्यूटर का आप मेमोरी बढ़ा भी सकते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ आप काम करेंगे उसको लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो एक पीडीएफ जो होता है ना, पीडीएफ में भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप काम करके उसको सेव कर सकते हैं। और पीडीएफ जब तक वो ख़राब नहीं होगा, डेटा तो उसमें रहेगा ही। तो बहुत लंबे समय तक और बहुत अधिक मेमोरी इसका रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें सेव करके रख सकते हैं। फिर अगला है आपका याद रखने की शक्ति। कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर रहता है। तो जब भी हमको डेटा की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर मेमोरी से उस डेटा को हमको शो करा देता है। तो ये इसकी याद रखने की शक्ति भी अच्छी होती है। फिर अगला है आपका गोपनीयता। अगर आप किसी भी डेटा को सीक्रेट रखना चाहते हैं, गोपनीय रखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह आप या फिर इनक्रिप्ट करके कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, उसको गोपनीय रख सकते हैं। फिर अगला आपका कंप्यूटर की सीमाएं। पहला आपका बुद्धिहीन, ब्रेनलेस। कंप्यूटर में खुद की सोचने और समझने की क्षमता होती है क्या? नहीं होती। आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि एआई आ गया है, मतलब कंप्यूटर खुद सोच सकता है, समझ सकता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि कंप्यूटर खुद ही सोच के बहुत सारी चीज़ों को काम कर सके, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे, हम क्या समझेंगे कि कंप्यूटर अभी बुद्धिहीन है, कंप्यूटर में खुद की सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है, बिना निर्देश के ये कार्य नहीं करता। तो अभी तक तो ये है, एआई भले आगे है, लेकिन एआई को भी हम निर्देश देते हैं तो ही कार्य करता है, तो बिना निर्देश के कार्य नहीं करता। फिर आपका खर्चीला।
कंप्यूटर महंगा भी होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं, इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आ जाते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे नए नए वर्जन आते हैं, तो ये खर्चीला भी है। फिर आपका वायरस का खतरा, कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो आपके डेटा पर भी खतरा बना पड़ता है, क्योंकि आपका पूरा डेटा खत्म हो सकता है ना। तो ये जब एक दिक्कत वाली बात है। फिर अगला है आपका विद्युत पर निर्भरता, इसे या तो आप बिजली से चलाओगे या फिर बैटरी से चलाओगे, ये बिना पावर के तो चलेगा नहीं। अब अगला है आपका कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, इतना महत्वपूर्ण है नहीं, बस आपके समझने के लिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ पर हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं उसको धीरे धीरे हम देखते हैं। पहला आपका डेटा प्रोसेसिंग, बड़े और विशाल सांख्यिकी डेटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम इत्यादि, इस सब काम करने के लिए अब कोई मानव नहीं रखा जाता, कंप्यूटर ही करता है। तो कंप्यूटर के या एप्लीकेशन में से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगला आपका सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बेहतर माध्यम है। कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल के थ्रू हम कहीं भी सूचना को तुरंत भेज सकते हैं, है ना। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करने में भी ये बहुत उपयोगी है। एजुकेशन में भी, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये कंप्यूटर ही है। अगर ये आप डिजिटल बोर्ड देखेंगे तो इस डिजिटल बोर्ड के अंदर भी सीपीयू लगा हुआ है, और मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पावर पॉइंट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो ये है क्या, कंप्यूटर है, और आप क्या ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका अत्यधिक उपयोग आज की डेट में देखा जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने के लिए कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। जटिल से जटिल गणनाओं को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करा जा रहा है। रेलवे और वायुयान के टिकटों के बुकिंग वर्क के लिए और बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे सीट बचा है कि नहीं बचा है, बुकिंग करना है कि नहीं करना है, ऑनलाइन रेलवे से संबंधित खान पान देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बैंक में कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में भी क्रांति लाई है, जैसे एटीएम हो गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, मैं आपको बताता हूँ। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन में एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एटीएम मतलब एनी टाइम मशीन मनी नहीं होता, क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे ईसीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ये कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं ना, जिसका फुल फॉर्म अगर आपको पूछ दिया जाए तो इसको आपको याद रखना है। अब कंप्यूटर बैंक में यूज़ होता है, रेलवे में यूज़ होता है, आपको पता ही है, इसके बारे में थोड़ी पूछा जाएगा। इसके अंतर जो काम की बात है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, शरीर के अंदर के जो रोग है उसको पता लगाने के लिए और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन वगैरह हो गया तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। फिर रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस में, रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार इत्यादि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी तो कंप्यूटर का उपयोग होता ही है। उसके बाद संचार मतलब कम्युनिकेशन में, आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना तो संभव ही नहीं। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार में क्रांति लाया है, तो कम्युनिकेशन में तो कंप्यूटर का भरपूर उपयोग होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। व्यापार में इसका उपयोग होता है, मनोरंजन में इसका उपयोग होता है। ये सब कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कंप्यूटर का विकास। तो यहाँ से जो है ना चीज़ें आपका महत्वपूर्ण होता जाएगा, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के विकास जब हुआ तो अचानक से ये कंप्यूटर जो हम आज देख रहे हैं वो बन के थोड़ी आया होगा, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बनी, उस पर अपडेट होता गया, तब जाकर आज जो आधुनिक कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो बना। तो इसके पूरे चरण को समझना जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर इतिहास की देन है, जिसकी शुरुआत ईसा पूर्व से हो चुकी थी, जब चीनियों ने अबेकस का आविष्कार किया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किस टाइप के संगणक का आविष्कार हुआ था, तो दुनिया में सबसे पहले अबेकस का आविष्कार हुआ था। चीनियों ने ये आविष्कार किया था। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से अबेकस दिखता है, एक तार में
एक मोती जैसे आपको गुथा हुआ दिखेगा और इसी से ही कैलकुलेशन जोड़ना घटाना ये सब किया जाता है। तो अबेकस को आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना करने के लिए किया जाता था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप, संसार का प्रथम गणक यंत्र क्या है? अबेकस है, ठीक है। अब अबेकस के बारे में मैंने आपको जो भी बातें हैं वो बताई, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इसमें सामान्य गणना किया जाता है कि जैसे कि प्लस माइनस मतलब जोड़ना घटाना। अबेकस का आविष्कार चीनियों द्वारा किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेपियर बोन्स। तो ये सब संगणक के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, गणना करने वाले मशीनों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया और इन्हीं के नाम पर नेपियर बोन्स इसको कहा जाता है। जॉन नेपियर ने अपनी किताब रॉब्डोलॉजी में गणितीय उपकरण का जिक्र किया जिसका नाम नेपियर बोन्स था। इस डिवाइस का उपयोग उत्पादों की गणना करना तथा भागफल ज्ञात करने के लिए किया जाता था। इस डिवाइस में गणना करने के लिए इस्तेमाल होने वाली विधि को रैप्डोलॉजी कहा जाता था। बस ज़्यादा कुछ याद रखने लायक है नहीं। ये है आपका नेपियर बोन्स। फिर अगला है आपका पास्कलाइन। ये क्या चीज़ है? इसको पास्कल कैरेक्टर भी कहा जाता था। इस तरीके से ये दिखता था, है ना। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन इसको कहा जाता था। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसे पास्कलाइन भी कहा जाता था। जब पास्कल ने यह मशीन बनाई तो वो केवल 19 वर्ष के थे। तो पास्कल के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ब्लेज पास्कल ने बनाया था। प्रथम यांत्रिक गणना वाला आविष्कार था ये, और इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। एक दो चीज़ आपको याद रख लेना, ठीक है। अगला है आपका जैकवार्ड लूम। तो साइड में इमेज भी आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखती थी, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक बुनकर जोसेफ मैरिड जैकवार्ड ने इसको बनाया था। एक हथकरघा टाइप का ये दिखता था जिसका नाम था जैकवार्ड लूम। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, है ना। जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने एक प्रोग्राम किया जाने वाला लूम बनाया था जो बड़े बड़े कार्ड जिनमें छेद पंच किया गया था जिससे आसानी से पैटर्न बनाए जा सकते थे। यह कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसे पहला सूचना संसाधित डिवाइस माना गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम किया जाने वाला। प्रोग्राम किया जाने वाला मतलब हम निर्देश को, मतलब जो भी हम इनपुट है उसको एक सेट कर देते हैं, उसी के हिसाब से वो प्रोग्राम हम उसको बोल रहे हैं, उसी के हिसाब से वो चलता है। तो एक तरीके से पहला प्रोग्राम किए जाने वाला एक लूम बनाया गया था। और यहाँ पर एक पंच कार्ड इसको हम बोलते हैं, पंच मतलब कार्ड में छेद वेद करके उसी तरीके से प्रोग्राम किया गया था जिसके हिसाब से ये चलता था, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जैकवार्ड लूम। फिर अगला आपका अर्थ्योमीटर। ये क्या है? 1820 में फ्रांस के थॉमस डी कोलमार ने इसको बनाया था। इसके द्वारा गणित के 4 बुनियादी कार्य जोड़ना घटाना गुणा भाग इत्यादि किए जा सकते थे। इस तरीके से ये दिखता था। आगे हम बढ़ते हैं। फिर अगला है आपका डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ने 1819-22 में बहुउद्देशीय फलन का सारणी फलन ज्ञात करने के लिए एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। इस कैलकुलेटर का नाम डिफरेंस इंजन था। क्यों? क्योंकि यह भाप से चलता था, एक इंजन की तरह था। यह भाप द्वारा चलती थी और इसका आकार बहुत विशाल था। देखिए इस तरीके से दिखता था। इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने, गणना करने तथा मुद्रित करने की क्षमता थी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस इंजन के लगभग एक दशक के बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे, पढ़ लेते थोड़ा बहुत। इस मशीन में वे सभी चीज़ें थी जो मॉडर्न कंप्यूटर में होती है। एनालिटिकल इंजन में सीपीयू को कहा जाता था मेल, है ना, मेमोरी को स्टोर, और रीडर एंड प्रिंटर इनपुट आउटपुट का काम करने के लिए ये भी था। मतलब आज की डेट में हम जो मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं ना, जो पार्ट, इसमें भी लगभग सभी पार्ट थे। इस इंजन को ही आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती प्रारूप, मतलब जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं उसका प्रारूप, आधुनिक प्रारूप इसको माना जाता था। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। जो हम आज कंप्यूटर देख रहे हैं
वो चार्ल्स बेबेज के इस प्रोटोटाइप का जो है एक तरीके से हम प्रतिफल मान लें, है ना। तो ये जो चार्ल्स बेबेज है इसलिए कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर अगला है आपका चार्ल्स बेबेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। इसका जन्म 1791 में इंग्लैंड में हुआ था, मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 में हुआ था। तो कंप्यूटर जैसे विषयों में ना तिथि विधि के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सिंपल से ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, बस इतना याद रख लीजिएगा। फिर आपका एक और नाम याद रखेंगे आप, एडा अगस्ता लवलेस। लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इनका नाम है लेडी एडा अगस्ता। फिर आपका अगला है सेंसस टेबुलेटर। 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हर्मन होलरिस ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। पंच कार्ड यहाँ पर आप देखेंगे कागज का बना हुआ था जिसमें पंच के द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा तथा प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। अगला आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रख सकते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ENIAC था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ड तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। जैसे आज की डेट में क्या किया जाता है, आप देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह का उपयोग किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो पहले क्या किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब, फिर धीरे से ट्रांजिस्टर बना, उसके बाद आपका IC वगैरह बना, इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर बना। इस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ते गया। तो सबसे पहले यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। यह आकार में काफ़ी बड़ा था। आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर केवल 20 अंक स्टोर कर सकता था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। फिर अगला है आपका ADVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। तो ये क्या चीज़ है, ये भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में से एक था। अपने पूर्ववर्ती ENIAC के विपरीत यह दशमलव के बजाय बाइनरी और एक संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था, ठीक है। तो इसका अपडेटेड वर्जन था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये क्या है, EDSAC जो है कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने विकसित किया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब पहले से प्रोग्राम उसमें समाहित था, ठीक है। यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुक्रम सीक्वेंस को स्टोर करने में सक्षम था। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम का मतलब जो भी निर्देश हम देना चाहते हैं ना, तो जैसे हम निर्देश एक एक करके देंगे ना, तो उस निर्देश का सीक्वेंस करके एक प्रोग्राम बना दिया जाता है। निर्देश के सीक्वेंस को ही प्रोग्राम कहा जाता है। तो उसको इसमें क्या था, स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए सक्षम था, ठीक है। फिर अगला है आपका UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वर्ष 1951 में यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम UNIVAC। इस कंप्यूटर का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसका निर्माण GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर क्या नाम था, UNIVAC 1, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बनाया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा, ठीक। तो आज भी अगर आप देखेंगे प्रोसेसर वगैरह तो इंटेल कंपनी का ही सबसे फेमस है, वही बना रहा है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर देखिए इंटेल
4004 जब सबसे पहले बनाया गया था तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 इंटेल कंपनी ने बनाया था, मार्च 1971 में जारी किया गया और अत्याधुनिक सिलिकॉन गेट तकनीक का उपयोग करके इसको बनाया गया। इसके निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण हो पाना संभव हो सका, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर है ये क्या है, जो बहुत सारे बड़े बड़े टूल थे उसको रिप्लेस करके एक छोटा सा एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जो कि डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम भी था और साइज में भी छोटा था, जिसके कारण कंप्यूटर का जो साइज है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर बना कंप्यूटर का साइज छोटा हो सका। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की पीढ़ी में हम प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी ऐसे कर करके 5 पीढ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे और पीढ़ियों को पहले डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद एक ही टेबल में पांचों पीढ़ी को कंपेयर कराकर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक एक पीढ़ी पढ़ना भी ज़रूरी है और पढ़ने के बाद अब भूल भी जाएंगे तो कंपेयर करना भी ज़रूरी है। तो लास्ट में जो आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें पांचों पीढ़ी की इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955 तक के दौर को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का दौर माना जाता है। इसमें निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ये देखिए, ये है वैक्यूम ट्यूब्स, हिंदी में निर्वात ट्यूब्स कहा जाता है और इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो आज जैसे माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, तो पहले क्या किया जाता था, पहले निर्वात ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। ये आकार में बहुत बड़े होते थे, ज़्यादा ऊर्जा खपत करते थे और यहाँ पर इसको चलाने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए बड़े तो थे आकार में, तो कंप्यूटर भी बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट 0-1 की भाषा, इसी को हम कहते हैं मशीनी भाषा, इस पर काम करते थे। भंडारण के लिए पंच कार्ड ऐसे जो कार्ड होता है ना जिसमें पंचों के माध्यम से होल करके प्रोग्राम वगैरह स्टोर किया जाता था, तो पंच कार्ड से चलता था। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंच कार्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड। कैसे याद रखेंगे, हिंदी में प से पहली भी होता है, पहली पीढ़ी, और प से पंच कार्ड भी होता है, तो ऐसे कुछ चीज़ों को याद रख लीजिएगा आप। निम्न स्तरीय असेंबली भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। एनियाक, ये जो एनियाक है, यूनिवैक है तथा IBM के मार्क 1 इसके उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण कई बार क्या है, आपको ये बस लिख दिया जाएगा कि बताइए एनियाक जो है वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। IBM का कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1952 में ग्रेस हॉपर के द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार को किया गया, जिससे प्रोग्राम लिखना भी आसान हुआ और उसके बाद क्या है, अगले पीढ़ी में असेंबली भाषा का भी उपयोग किया गया। ठीक है, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का उपयोग अगली पीढ़ी में किया गया, इससे पहले निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता था। फिर अगला आपका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसको हम 1955 से लेकर 64 के दौर को दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का दौर मानते हैं। यहाँ पर ये जो निर्वात ट्यूब जो पहली पीढ़ी में उपयोग किया जाता था, तो इसके स्थान पर यहाँ पर देखेंगे ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, निर्वात ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर ने ले लिया। ये आकार में छोटे भी होते थे, हल्के भी होते थे और कम विद्युत खपत करता था और इसकी गति भी अधिक थी। गणना करने की जो गति है इसकी अधिक थी, त्रुटियां भी ये कम लेता था। ठीक है, अब जो भंडारण या स्टोरेज के लिए पंच कार्ड उपयोग किया जाता था दूसरी पीढ़ी में, उसका जगह चुंबकीय भंडारण उपकरण जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस इसने लिया। पहले ज़माने में जो आप कैसेट भी देखते थे ना ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक टेप होता था, उसी तरीके से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इससे गति में वृद्धि हुई, व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। सॉफ्टवेयर में कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फॉर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM के द्वारा किया गया, इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ।
फिर आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेकर 75। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अब ट्रांजिस्टर की जगह, देखिए पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, उसके बाद ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड, ठीक है, अपडेटेड फॉर्म में बनाते चले गए कंप्यूटर को। और जहाँ भी आप देखेंगे तो जगह छोटा होते गया और इसकी गति बढ़ती गई, विद्युत खपत भी कम होते गया, है ना। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का पूरा नाम याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और बाद में एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से चुंबकीय टेप और डिस्क के भंडारण में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से देखिए ये जो प्रोसेसर है वो भी बढ़ते गया और जो मेमोरी डिवाइसेस है उसको भी अपग्रेड करते गए, है ना। उच्च स्तरीय भाषा में PL1, पास्कल तथा बेसिक इत्यादि का विकास हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, अगला चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 75 से 89 का दौर। अब यहाँ पर LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तथा VSLI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। तो ये है आपका, देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखता है LSI। इसी के आगे हम माइक्रो प्रोसेसर को भी देखेंगे तो इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है तथा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में क्या है और कमी आई, छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे, लैपटॉप, पॉम टॉप, नोटबुक, नेटबुक, ये सब बनना स्टार्ट हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। ये है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। इससे पहले क्या होता था, कंप्यूटर में जो भी हम काम करते थे या फिर जो इनपुट देते थे वो ऐसे GUI, मतलब आज के डेट में GUI से ही हम सब काम करें। GUI का मतलब पहले आप समझ लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब जो भी आप इनपुट दे सकते हैं ना, आप फ़ोन में टच स्क्रीन करके टच से दे रहे हैं, मतलब देख कर दे रहे हैं, है ना। मॉनिटर में अगर हम देखेंगे तो माउस के थ्रू ऐसे कर्सर जाएगा, आइकन में क्लिक करेंगे तो जो ये हम काम कर रहे हैं देख कर, स्क्रीन में ही टच करके, स्क्रीन में माउस के माध्यम से, इसी को ही कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप देख कर काम कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। इससे पहले आप देखकर सिर्फ ये है कि आप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स, है ना, मतलब कीबोर्ड वर्क आप यूज़ वर्क करेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट स्क्रीन में टच करके, स्क्रीन में मॉनिटर कर्सर वगैरह ले जाकर आप इससे पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि लैन, वैन का विकास हुआ। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इन सब का विकास हुआ। डॉस का विकास हुआ। डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS डॉस, उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS विंडोज़, तथा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल OS का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ जिसमें प्रोग्रामिंग को सरल बना दिया गया। फिर अगला है आपका पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से लेकर अब तक, ठीक है। यहाँ पर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको भी कहा जाता है, इसका विकास हुआ। ये है आपका USLI, है ना। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD का विकास हुआ। ये आपका ऑप्टिकल डिस्क, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक नए तरीके से मेमोरी तकनीक का, भंडारण तकनीक का आविष्कार हुआ। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। इन सब का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल आप AI कर रहे हैं ना, अभी तो चल रहा है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर, तो अभी ही इस सब का विकास हो रहा है। तो ये सब का विकास होते गया और कंप्यूटर को और सरल बनाया गया।
C++, जावा, .NET इत्यादि भाषा का उपयोग हुआ। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। आजकल आप देखेंगे HD, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके प्रयोग से क्या है, कंप्यूटर और फास्ट होते गया। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेने जाएंगे तो आप बोलेंगे ना मुझे SSD वाला देना, वो फास्ट चलता है। क्यों? क्योंकि ये एक मेमोरी का एक टाइप है जो कि इसकी जो भंडारण क्षमता है अधिक होती है, और कैलकुलेशन वगैरह मतलब इसका जो रीडिंग स्पीड है, राइटिंग स्पीड मतलब गति जो है इसका ज़्यादा होता है, इसलिए कंप्यूटर फास्ट चलता है। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप ने कंप्यूटर के जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया, और हम कंप्यूटर से आज बहुत ज़्यादा घुल मिल गए, जुड़ गए। अब यहाँ पर जो जो काम की चीज़ें हैं उसको एक बार रिवाइज आप कर लीजिए। जैसे प्रथम पीढ़ी में हमने क्या क्या देखा, कौन सा हार्डवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी मेमोरी और गति के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जो जाता है वो है आपका हार्डवेयर और मेमोरी, कौन से पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर कौन सी मेमोरी यूज़ किया गया। तो प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का उपयोग हमने देखा और पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का और चुंबकीय मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट और यहाँ पर मैग्नेटिक टेप ने यहाँ पर स्थान घेरा। और यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी में VLSI माइक्रो प्रोसेसर आया, सेमीकंडक्टर मेमोरी यहाँ पर आया। और फिर पांचवी पीढ़ी में ULSI है ना, यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क CD DVD आ गया। तो इस तरीके से जो पीढ़ी है उसका अगर आप देखेंगे हार्डवेयर और मेमोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में निम्न स्तरीय भाषा का, फिर उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। इसके बाद टाइम मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम GUI चतुर्थ पीढ़ी में आया है ना। इंटरनेट मल्टीमीडिया सब पाँचवें पीढ़ी में आया। यहाँ आप स्पीड को भी देख लेते हैं। गति अगर आप देखेंगे तो 10 के घात 3 से आप 3, 6, 9, 12 बढ़ाते जाना है। ठीक है, गणना जो करने का इनका समय है वो धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर है आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम करेंगे हार्डवेयर के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और इसके आकार के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर तो हमने देख लिया, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, इसको हमने समझ लिया। एक है आपका कार्य पद्धति के आधार पर, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको हम समझेंगे। फिर है आपका आकार के आधार पर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, पर्सनल, लैपटॉप, पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर, ये आकार के आधार पर हो गया, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप मतलब वे भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है उस रूप का प्रयोग किया जाता है, इसको कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। याद रखेंगे, ऐसी राशि जो कि लगातार बदलती रहती है उसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो उसको कहा जाता है एनालॉग। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल दूं, आप बाइक में स्पीडोमीटर देखते हैं ना इस तरीके से, तो बाइक जैसे जैसे चलते जाएगा तो ये इस तरीके से होता रहता है ना, इसको हम कहते हैं जहाँ पे आपको जैसे कांटे के जैसे दिखेगा ना उसको आप समझ लीजिए वो एनालॉग है ना, या फिर इस तरीके से दिखेगा आपको बदलते हुए, वो एनालॉग है। तो एनालॉग भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है उसमें हम कहते हैं कि वो है एनालॉग। इसका गति अत्यंत धीमी होती है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन जो है वो लगभग बाहर हो गए। एक साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, वोल्ट मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, घड़ी भी अगर आप देखेंगे तो आजकल डिजिटल घड़ी का चलन हो गया है। डिजिटल मतलब डिजिट, जहाँ पे आपको दिखेगा 0, 1 डिजिट आपको दिखेगा, डिजिटल वो होता है। एनालॉग जहाँ पर आपको इस तरीके से कांटे दिखेंगे है ना, पल्सेस टाइप का इस तरीके से दिखेगा, वो होता है जिसमें लगातार बदलाव देखने को मिलेगा, वो होता है आपका एनालॉग। ठीक, फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण डिजिटल घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कोई कांटा दिख रहा है क्या? तो जहाँ पर कांटा दिखेगा वो एनालॉग घड़ी, जहाँ पर आपको डिजिट दिखेगा 1, 0, 1 ये सब दिख रहा है ना, तो ये होगा डिजिटल। इसकी गति तीव्र होती तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड से कर सकता है। इसमें गणना के लिए द्विआधारी अंक, बाइनरी पद्धति, द्विआधारित को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सिस्टम, BS, और 0 और 1, द्विआधारित मतलब 2 ठो 0 और 1,
इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के ही हैं। फिर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, एक हमने समझ लिया एनालॉग, एक हमने समझ लिया डिजिटल। हाइब्रिड का मतलब मिश्रण होगा डिजिटल और एनालॉग का। तो यह डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण है जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल का प्रयोग करेगा और इनपुट आउटपुट में एनालॉग संकेत का उपयोग करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए इसका हार्ट वगैरह माप रहा है तो इनपुट ले रहा है ना, तो इनपुट कैसे ले रहा है, एनालॉग संकेत के माध्यम से। मतलब वो जो हार्ट है वो लगातार धड़क रहा है, बदल रहा है ना, तो उस तरीके से आप समझिएगा कि जो इनपुट ले रहा है वो क्या कर रहा है, वो एनालॉग तरीके से ले रहा है, बस प्रोसेसिंग यहाँ पर डिजिटल तरीके से होता है। ये होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरीके का कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा या फिर विज्ञान क्षेत्र इत्यादि में किया जाता है। देखिए इस तरीके से आपको जो आउटपुट दिखेगा ये भी एनालॉग के फॉर्म में दिखता है। फिर आपका आकार के आधार पर वर्गीकरण, तो आकार के आधार पर हम पढ़ते हैं पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें इन मशीनों की विशेषता वृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता, मतलब बहुत जो लार्ज मेमोरी कैपेसिटी वो, तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। देखिए ये बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ा गया है। ठीक है, यंत्रों को वृहद रूप से जोड़ा जाना है। इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है एवं डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता भी अधिक होती है। एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, देखिए होता क्या है यहाँ पर आप समझिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है और अलग अलग लोग इस पे काम कर सकते हैं। इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है और इसको आप सामान्य यूज़ के लिए उपयोग में नहीं करते हैं। बड़ी कंपनियों, बैंक, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि में इसका उपयोग होता है। फिर आपका मिनी कंप्यूटर, ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, देखिए आज के डेट में मिनी कंप्यूटर सुन के आपको ये लगेगा कि अभी जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं उससे भी छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए पहले जब कंप्यूटर बना करते थे तो बहुत बड़े बड़े बना करते थे, फिर अचानक से इतना छोटा भी हो ना तो उनको मिनी लगने लगा। देखिए मिनी कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखता था। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन आज के दौर में जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता था मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। इसमें अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती थी। इसका उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी अनुसंधान इत्यादि में किया जाता था। फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास देखेंगे, यह है माइक्रो कंप्यूटर। 70 के दशक में प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के कारण ही इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है, जो आज के दौर में हम कंप्यूटर देख रहे हैं वही है ना। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। उपयोग व्यावसायिक तौर पर, घरों में जो हम यूज़ करते हैं, मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्र सब में होता है। उदाहरण एप्पल, मैक, IBM PS2, IBM कॉम्पिलेटिव, क्या है, कॉम्पिटेबल, चलिए नाम देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं नाम, आगे हम बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर आजकल प्रयुक्त होने वाले PC पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। यह आकार में थोड़ा और छोटा हो गया है। सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक व्यक्ति ही काम करता है, सिंगल यूज़र होता है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। देखिए एक समय में एक व्यक्ति जरूर कार्य करता है, लेकिन एक व्यक्ति एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किसको कहा जाता है, एक साथ जहाँ पे हम कई कार्य कर सके। जैसे कंप्यूटर में आप सेम टाइम में गाने सुन रहे हैं, उसी टाइम में आप ब्राउज़र में कुछ सर्च कर रहे हैं, उसी टाइम में आप कुछ कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं। आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। तो इसमें
पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग किया जा सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। पीसी का विकास 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता को बढ़ाई गई तथा इसे PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है नोटबुक या लैपटॉप। ध्यान देंगे, नोटबुक और नेटबुक, एक है आपका नोटबुक और एक है आपका नेटबुक। ये दोनों अलग अलग होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी हम पढ़ें नोटबुक या फिर लैपटॉप। यह नोटबुक के आकार का होने के कारण इसको नोटबुक कहा जाने लगा। लैपटॉप इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि लैप का मतलब होता है गोद, टॉप मतलब ऊपर रखे, गोद के ऊपर रख के जो काम किया जा सके ऐसा कंप्यूटर, इसलिए इसको लैपटॉप भी कहा गया। आकार में छोटा और ये हैंडी भी होता है, इसको आप उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया लैपटॉप। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसी में रहते हैं, सब कुछ इसके अंदर रहता है। और एक जो है नोटबुक की तरह दिखता है, इसमें बहुत सारे सामान इसी में ही आ जाता है, सब कुछ इसमें रहता है। ठीक है, आगे है नेटबुक। यह आपका नेटबुक, यह नोटबुक या लैपटॉप का लघु संस्करण है। जो नेटबुक होता है वो लैपटॉप से भी छोटा होता है। ठीक है, ये है आपका नेटबुक, एक छोटा सा रहता है नेटबुक, इसको हम कहते हैं। नेटबुक का आकार या वजन लैपटॉप से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट तथा नोटबुक से ही मिलकर हुआ है। फिर आपका पाम टॉप। पाम टॉप मतलब जो हथेली पाम में आ सके, इसलिए पाम टॉप। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये पाम टॉप, आजकल तो इसका चलन बंद हो चुका है। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है, इसे PDA भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पाम टॉप इसलिए बंद हो गया क्योंकि आजकल मोबाइल है, मोबाइल ही तो आप छोटा छोटा है ना अपने हथेली में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका चलन बंद हो गया। फिर अगला आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति, मतलब बहुत सारी गणना वो सेकंडों में कर सकता है, बहुत तीव्र और बहुत विशाल भंडारण क्षमता, इसकी जो मेमोरी क्षमता है वो सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं होता। ठीक है, इसको कोई कंट्री या अनुसंधान उपयोग करता है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या फिर वो कोई खोज वगैरह करने के लिए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए, जोड़ने का भी क्रम होता है। क्या क्या क्रम होता है आपका? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, मतलब जो है आपका सीरीज में जोड़ना और पैरेलल में जोड़ना। तो समांतर मतलब होता है पैरेलल, तो समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है बहुत सारे प्रोसेसर को। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूजर भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 विश्व का है, ये है ना, ज़्यादातर भारत का पूछा जाता है, महत्वपूर्ण भारत का नाम आप याद रखेंगे। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 को माना जाता है, जिसका निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में किया गया था। CDC 6600 इसका नाम था। परम ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, क्रे 1 को विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। कहीं कहीं पर CDC 6600 को भी विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर मान लिया जाता है। अगर आपको ये ऑप्शन ना देखने को मिले तब आप इसको लीजिएगा, लेकिन जहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा इसको आप मत लीजिएगा। फिर आपका आता है परम 8000, परम 8000। इसको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो नाम तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, परम 8000, परम 800, 8000 है, 800 नहीं है। तो इसको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता था, है ना। अब यहाँ पर याद रखेंगे कि इसको बनाया किसने, कहाँ पे ये बना, कहाँ पे उपयोग वगैरह हुए, सब कुछ पूछा जाता है। तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा किया गया। तो पुणे में ये बना CDEC के द्वारा। परम
6000 CDEC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया। तो ये ईयर भी कई बार पूछ दिया जाता है। इसके निर्माण का श्रेय CDEC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को दिया जाता है। तो परम 8000 बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम याद रख लेना। इसके साथ साथ CDEC और पुणे के बारे में भी आपको याद रखना है। फिर आपका वर्क स्टेशन मतलब अगर आपकी छोटी सी संस्था है, 2-4 कंप्यूटर को आप जोड़ के एक वर्क स्टेशन बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। उपयोग क्या है? वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्र में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए। तो वर्क स्टेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो ये एक्चुअली में पावरफुल कंप्यूटर हो गया। अगर आप वर्क स्टेशन समझेंगे या फिर इमेज वगैरह निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, जिसको आप देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये क्या है। एक शक्तिशाली पीसी है, प्रोसेसिंग क्षमता उसकी ज़्यादा है, भंडारण क्षमता उसकी अधिक है, डिस्प्ले क्षमता भी उसकी बहुत अच्छी है, और एक बार में एक व्यक्ति कार्य करेगा, है ना। इसको देख के आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग कार्य कर सकते हैं। एक बार में एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उपयोग भी सामान्य उपयोग के लिए नहीं रहता, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण इत्यादि में इसका उपयोग होता है। ये हो गया आपका वर्क स्टेशन। फिर आपका जो भी कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सामान्य चीज़ें थे वो मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले हम देख लेते हैं कि आज जो भी पढ़ें उससे संबंधित जो व्यापम या फिर अमीन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला है, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। या जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है? नहीं, इनपुट के हिसाब से ही वो आउटपुट देगा। कंप्यूटर अनम में तैयार किए गए हैं उपरोक्त सभी। तो ये देखिए, ये वाला ऑप्शन तो सही है ही नहीं, तो उपरोक्त सभी भी कैसे होगा? ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। ये वाला ऑप्शन सही है। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अमीन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल के अमीन पेपर में। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, इनपुट देंगे तो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके आउटपुट दिखाएगा। अंडरस्टैंडिंग ये कंप्यूटर का काम नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर आपका पेरिफेरल, परिधि का तात्पर्य क्या होता है? 2014 हॉस्टल क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था पेपर में। कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर में लगा पेपर, वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर। देखिए, पेरिफेरल का मतलब होता है कंप्यूटर में जोड़ा गया डिवाइस, उसी को हम कहते हैं पेरिफेरल। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या होता है? मल्टीमीडिया में देखिए, अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, साउंड देख रहे हैं, एनिमेशन देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिला देंगे तो ये होता है आपका मल्टीमीडिया। तो उपरोक्त सभी ये ऑप्शन आएगा। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? इनपुट, आउटपुट प्रोसेस, या फिर इनपुट प्रोसेस इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटपुट प्रोसेस इनपुट। पहले आप इनपुट देंगे जैसे कि 2 + 3, फिर उसको प्रोसेस करेगा, तब जाकर वो आउटपुट दिखाएगा। तो इनपुट और प्रोसेस आउटपुट, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, निम्न स्तरीय भाषा को, या फिर असेंबली भाषा को? तो अभी के हिसाब से आप लेंगे मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो महत्वपूर्ण आधार यहाँ पर आंसर लिया गया था बाइनरी अंकगणित 0-1, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम पे ही कंप्यूटर काम करता है। आंतरिक मेमोरी में एनियाक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? हमने देखा था कि 20 अंक स्टोर कर सकता है। कितने? 20 अंक। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो, है ना। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? देखिए, मैंने आपको बताया था लैपटॉप को नोटबुक कहा जाता है, और नोटबुक का भी छोटा रूप है। नोटबुक का लघु रूप होता है नेटबुक। तो इसको आपको याद रखना है, नेटबुक। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, कंप्यूटर आपको बताना है कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। अगर आप देखेंगे तो सभी करने में सक्षम है, तो यहाँ पर सभी आ जाएगा। फिर अगला है आपका
भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, यहाँ पर स्थापित किया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। ठीक है, इसको आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा तो अभी याद रख लीजिएगा। अगला है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। देश का प्रथम साक्षर जिला कंप्यूटर से संबंधित मल्लपुरम, केरल। ठीक है, जहाँ साक्षरता का नाम आता है केरल पहले आ जाता है। इस तरीके से भी आप केरल को याद रख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? कौन सा गुण है कंप्यूटर के? तीव्र गति होता है, बिल्कुल होता है। त्रुटि रहित कार्य करता है क्या? बिल्कुल। गोपनीयता बरकरार रखता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है फिर इसका, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ मैंने आपको बताया था कि डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा को उपयोगी बनाना ही डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कंप्यूटर को आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कंप्यूटर से संबंधित कार्य को कर सके, तो ये होता है कंप्यूटर साक्षरता। पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग वैसे पहली पीढ़ी में किया गया था। अगर ऑप्शन में पहली पीढ़ी ना हो तो आप दूसरी पीढ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक उपयोग पंच कार्ड का पहली पीढ़ी में ही किया गया था। भारत में के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण परम, पहला जो सुपर कंप्यूटर का नाम था क्या था? परम 8000, जिसको सी डैक के द्वारा पुणे में बनाया गया था। तो इसका उत्तर आ जाएगा पूना में। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होता है? तो कंप्यूटर का अपना खुद का दिमाग अभी शून्य ही लेंगे आप, ठीक, शून्य होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट द्विआधारी, तो द्विआधारी पद्धति, अंक पद्धति, इसको आप याद रखेंगे। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैंने आपको बताया था, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन याद रखेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया? पुणे में। ये 2 बार हो गया क्या टाइप? आगे है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है ना। इसलिए जहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित ज़्यादा काम होता है, सॉफ्टवेयर हब जो होता है उसको सिलिकॉन वैली कहा दिया जाता है ना। भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं हम? बेंगलोर को। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का या एनालॉग संकेतों का, या फिर दोनों का? हाइब्रिड जहाँ देखेंगे आप दोनों समझेंगे, तो दोनों का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, किसने किया था? इंटेल ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था? इंटेल 4004। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं ULSI, है ना, ये उपयोग में होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? मैंने एक लेडी का फोटो आपको दिखाया था, लेडी एडा अगस्ता। द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कौन से वर्ष में हुआ था? 1991 में हुआ था। निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? अबेकस है, मैंने आपको बताया था, जो कि चीन द्वारा बनाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। खालिस्तान को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो इसको तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखेंगे CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित पीढ़ी के कंप्यूटर को उस पीढ़ी के प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे कि पहली पीढ़ी में हमने पढ़ा था कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। और चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग
किया जाता था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को बता दीजिएगा कि अमीन का कोर्स आ रहा है 10 जुलाई को, और अगर आपको कम प्राइस में चाहिएगा तो 10 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।